आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीडी विश्वकर्मा और चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आज की आपको क्या जानने को मिलेगा। बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में हम धमाका करने वाले एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे इस वीडियो को देखकर, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड टू आल्सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यू विल गेट टू ऑल डिटेल्स कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश थ्रू टेंसेज। आप टेंसेज के द्वारा कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें मैं बता दूं कि पूरा कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पूरा कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को इसमें जानने को मिलेगा, इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए ताकि वो सारी चीज़ें, वो सारी इंपॉर्टेंट टिप्स और वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नोट्स कर सकें, नोट डाउन कर सकें और आगे अपने रिवीजन के लिए रख सकें, जिससे आपकी हेल्प हो सके। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो में बेसिकली किस किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो जो वीडियो हमारा होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है कि ऑल टेंसेज इसमें कवर किए जाएंगे। जो सीरीज हम चलाएंगे का जो कंप्लीट टेंस की सीरीज हम चला रहे हैं, ये तो कंप्लीट ट्रांसलेशन कोर्स जो हम चला रहे हैं, इसमें जो आप लोगों को जानने को मिलेगा वो आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार ये मिलेंगे। ऐसे ही चार पास्ट के मिलेंगे और ऐसे ही चार फ्यूचर के मिलेंगे। और जो इनके होंगे, यानी जो मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ये पढ़ा रहे जा रहे हैं इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में, तो इसमें आप लोगों को अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज देखने को मिलेंगे। उनके सारे रूल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मिलेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो आप लोगों को आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कुड टेक बेनिफिट ऑल द वीडियो। तो जो सीरीज हम चला रहे हैं, सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सीरीज का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 मंथ का होगा। आप लोगों का एक कंप्लीट ट्रांसलेशन कोर्स होगा और ऑल टेंसेज विल बी कवर इन दिस सीरीज एंड वी विल प्रोवाइड यू वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ ऑफ मटेरियल्स। ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ मिलेगा और उसके साथ साथ आपको व्हाट्सअप सपोर्ट दिया गया है। ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप एनी टाइम इस पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं टू गेट रिजोल्यूशन ऑफ योर इशूज। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि टेंसेज ही क्यों, हम अपनी इंग्लिश की शुरुआत टेंसेज से ही क्यों करें। इंग्लिश सीखने के शुरुआती दौर में हम टेंसेज को ही क्यों पढ़ें। तो जो टेंसेज होता है वो एक तरह से पिलर होता है आपके लिए। अब ये पिलर क्यों है, क्योंकि बेसिकली टेंसेज जिस स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ गया उसके लिए सारी इंग्लिश हलवा है। इतना मान के चलिए, सपोज करके ही चलिए कि अगर आपने अच्छे से ट्रांसलेशन पढ़ लिया, टेंसेज पढ़ लिया, तो आपके लिए आप आगे की जितनी भी आगे का जितना भी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा तो आप लोगों का जो केमिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है टेंसेज। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब अगला हम आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली आप लोगों का जो लेवल है वो कैसा होगा। वंस वी मेक गुड पिलर्स देन वी कैन स्टैंड अ लॉन्ग साइज बिल्डिंग। जब हम एक अच्छी पिलर बना लेते हैं, एक अच्छा मजबूत नींव बना लेते हैं, तो उस पर हम एक कितनी भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं ईजिली। अगर हमारा नींव ही मजबूत नहीं होगा दोस्तों तो हम एक अच्छी बिल्डिंग कैसे खड़ी कर सकेंगे। और जो इंग्लिश का नींव है वो है टेंस, और टेंस स्टार्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो इंस्टीड ऑफ फोकसिंग और वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आज का जो बेसिक पॉइंट है उस पर बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं कि इसके बाद हमारा जो सीरीज होगा वो कौन कौन सी सीरीज होगी। पहले आपको तीनों टेंसेज बताए जाएंगे, उसके चारों पार्ट्स बताए जाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट। दीज थिंग्स विल प्रोवाइड यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ओनली ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इस यूट्यूब चैनल से। दैट्स वाई आई एम कमिटिंग अगेन एंड अगेन दैट यू विल बी एबल टू टेक मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, आज की वीडियो कम से कम ना ज़्यादा तो 1 घंटे के आसपास की वीडियो होने वाली है, जिस वजह से आई होप यू पीपल मस्ट हैव बीन नोटिंग इट डाउन। आप लोगों को नोट कर ही लेना है, नोट डाउन करना है, कंपलसरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तो उसको आपको नोट डाउन जरूर करना है। अब आप
तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि आज का जो बेसिक है उसमें हम क्या बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि टेंसेज की हेल्प से इंग्लिश को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ कैन बी इंप्रूव आवर इंग्लिश, हाउ कैन बी इंप्रूव आवर इंग्लिश थ्रू प्रैक्टिसिंग आर एक्सरसाइजिंग टेंसेज। तो जो टेंसेज होती है उनके साथ साथ आप लोगों को कुछ और 4 पॉइंट एड ऑन कर लेनी है। ये 4 पॉइंट आप लोगों को बताएंगे। इन चारों पॉइंट्स में पहला पॉइंट देखते हैं रीडिंग। रीडिंग आपकी इंग्लिश में कैसे हेल्प कर सकती है। रीडिंग करने से आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो इम्प्रूव होती है, आपके बोलने का जो ढंग है वो इम्प्रूव होता है, और आपका जो कम्युनिकेट करने का थोड़ा तरीका है वो लहजा चेंज होता है। साथ ही साथ हेजिटेशन जो मेन पॉइंट है वो हेजिटेशन रिमूव होती है। आपका जो घबराहट है वो घबराहट दूर होता है रीडिंग करने से। और लाउडली रीडिंग करना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बिलीव कि आपको लाउडली थोड़ा रीड करना चाहिए ताकि आपका माइंड भी एक्टिवेट रहे। साथ ही साथ आपको मन में रीड नहीं करना है। रीडिंग में क्या करना है, इंग्लिश की स्टोरी बुक्स जो आती हैं कम से कम एक स्टोरी तो डेली रीड कीजिए। चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के लिए जो बुकें आती हैं उन चिल्ड्रन के लिए जो बुकें आती हैं वो वाली स्टोरी बुक लेनी है आपको इंग्लिश वाली। या फिर आप क्लास 1 2 3 4 की जो बुकें होती हैं उनमें बहुत ईजी सेंटेंसेज में, इंग्लिश की बुकें जो होती हैं उनमें बहुत ईजी सेंटेंसेज लिखे होते हैं। ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ उसमें नहीं होता है, टू द पॉइंट होता है, और उतनी ज़्यादा उसमें आपको टफ नहीं लगेगा टू अंडरस्टैंड वट एवर रिटन इन द बुक्स। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पढ़नी चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। राइटिंग कैसे इंप्रूव करेगी आपकी इंग्लिश को, राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्या है ना, जो माइंडसेट है वो भी थोड़ा एक चेंज होगा। आपकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग स्किल्स है वो भी थोड़ी इंप्रूव होगी। और उसके साथ ही साथ राइटिंग करते समय रीडिंग भी कीजिए, और आप ना थोड़ा सा जो वर्ड आपको मिले राइटिंग करते समय, रीडिंग करते समय या राइटिंग किसी भी दोनों में, जो वर्ड आपको पहली बार दिखे उस वर्ड को अपना एक वोकैब नाम का नोट्स बना लीजिए, एक वर्ड मीनिंग नाम का नोट अलग से बनाइए और उसमें नोट डाउन करते रहिए, उनकी मीनिंग लिखिए। ग्रामर तो पहले दूर की बात है, पहले आपको मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। और वर्ड मीनिंग्स की क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी चल रही है, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं वीडियो में, यूट्यूब चैनल पे हमारे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी वर्ड मीनिंग्स की 4-5 क्लासेस डाली गई हैं, आगे भी डालते रहेंगे। तो राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, ये 2 चीज़ समझ में आ गई। अब तीसरी आती है स्पीकिंग। अब आप कहेंगे कि अभी तो राइटिंग रीडिंग किया, इतनी जल्दी स्पीकिंग पे कैसे आ गए। आपको रीडिंग और राइटिंग एटलीस्ट 1 वीक कर लेना है, डेली करना है। रीडिंग 1 स्टोरी तो रीडिंग डेली करनी है, 2 पैराग्राफ डेली लिखने हैं। यू हैव टू राइट 2 पैराग्राफ्स ऑन डेली बेसिस। उसके बाद में ट्राई टू स्पीक आउट हाउ मच नॉलेज यू हैव। जो भी आपको आता है, जितना भी है आपके पास, उसको स्पीक आउट करने की कोशिश कीजिए, उसे निकालने की कोशिश कीजिए बाहर। किसी के साथ भी, एनी वन यू कैन फाइंड आउट नियर अबाउट यू। तो आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, छोटा ब्रदर है, छोटी सिस्टर है, या फिर कजन्स हैं आपके, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो तो आपसे कम्युनिकेट कर सके, तो उसके साथ में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जितनी भी आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना ही करना है, नहीं तो आप परफेक्शन के चक्कर में कि मुझे परफेक्ट इंग्लिश समझ लूँगा तब मैं बोलना शुरू करूँगा, तो ये परफेक्शन पे कमांड पाना और स्पीकिंग पे कमांड पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको स्पीकिंग पे पहले फोकस करना है। ग्रामेटिकल जो आपकी पोजीशन है वो धीरे धीरे कंडीशन वो भी ठीक हो जाएगी। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग में कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स। जो नए वर्ड आपको मिले उन्हें सीखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैब्स हैं वो इंप्रूव होंगे, तो इनमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो का मेन पर्पस है वो है टेंस। तो टेंस को समझ लेते हैं, टेंस क्या है, टेंस कितने होते हैं, टेंस का रूल्स क्या होते हैं, बेसिकली वो सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं। तो टेंस बात करते हैं कि टेंस कितने होते हैं, सबको पता ही है। इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ यू कि देयर आर 3 टेंसेज। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन पास्ट टेंस, थर्ड वन फ्यूचर टेंस। दीज आर 3 टेंस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। अब प्रेजेंट टेंस क्या है ये भी पता है आपको, वर्तमान काल। पास्ट टेंस क्या है ये भी पता है आपको, भूतकाल। फ्यूचर टेंस क्या है ये भी पता है आपको कि भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, ये एक और आता है जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेज कहते हैं। उसे पार्टिकुलर किसी टेंस में इंक्लूड नहीं किया गया है, बिकॉज दोज आर ओनली सिंपल।
वो बहुत ही साधारण वाक्य हैं, उनको बनाने के लिए ज़्यादा मगजमारी की नहीं लेकिन थोड़े बहुत रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो रूल्स हम देख लेंगे कि उनको कैसे बनाया जाएगा। और सिंपल सेंटेंसेस की एक अलग सी वीडियो आएगी, इसमें आपको सिर्फ टेंसेज पढ़ाए जाएंगे। तो टेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये देखते हैं। टेंस का मतलब समय या काल होता है। जो बेसिक मीनिंग होता है टेंस का, वो ये होता है समय या काल। लेकिन समय और जो टेंस होता है, टाइम और टेंस, इन दोनों का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वो किस बेस पे, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट कैसे हैं। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस अंग्रेजी पढ़ने का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो आपका टेंस है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्या है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जबकि आपका जो टाइम है, वो टाइम आपका जो ये टाइम है, ये टाइम आपका क्या है, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, प्राकृतिक है। और जबकि टेंस क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, इसे बनाया गया है एक लैंग्वेस्टिक बेस्ड पर है, कि एक भाषा सीखने के लिए बनाया गया है। इसके हेल्प से हम भाषा सीख सकें। हिंदी में भी व्याकरण होता है, हिंदी को सीखने के लिए, समझने के लिए। संस्कृत के भी व्याकरण होते हैं, हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है। तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अलग होता है टेंस का। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। अब टेंस, ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो फ्यूचर टाइम में संपन्न होते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार प्रेजेंट टेंस का नियम लगता है। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई टेंस है, हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो उसका भी का बहुत लेकिन जो उसका वाक्य होगा टेंस का, वो फ्यूचर टाइम में काम को पूरा करेगा। लेकिन जो ग्रामर उसका बनेगा, इंग्लिश ग्रामर, जो भाषा के आधार पर उसका अनुवाद किया जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई काम फ्यूचर में पूरा हो रहा है, तो उसका हम वर्तमान में बात करते हैं, उसको अनुवाद करने के लिए हम वर्तमान का नियम लगाते हैं। कैसे, ये चीज़ भी देख लेते हैं कि कैसे हम भविष्य में होने वाले काम के लिए वर्तमान का नियम लगाते हैं। सी इज कमिंग टुमारो, अब वो कल आ रही है। सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल, सीता कल दिल्ली जा रही है। मिस्टर राम रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर यहाँ हटा देते हैं, एक्चुअली दिसंबर बीत ही गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फरवरी की। तो मिस्टर राम रिटायर्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, अब वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हम बात कब कर रहे हैं, उनकी आज बात कर रहे हैं। दैट्स वाई इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन present indefinite tense, and this sentence also is telling about future tense, but we have included this sentences, we have translated this sentences in present indefinite tense। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जो भी काम फ्यूचर में पूरा हो रहा है लेकिन उसकी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो प्रेजेंट में दिखाई दे रही है, उसकी जो बात हम करते हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस से हमें ये पता चल जाता है कि टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है और जो आपका टेंस है वो क्या है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आई होप यू पीपल मस्ट हैव बीन नोटिंग इट डाउन, बिकॉज नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और आप लोगों के रिवीजन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अगर आप नोट डाउन करते हैं तो इन चीज़ों को। अब प्रेजेंट टेंस क्या है, जिन वाक्यों में काम वर्तमान समय में होता है। जो लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक बात बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीपीटी सेम पीडीएफ पूरा वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड करके बिना नोट डाउन के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नोट डाउन करेंगे तो आपके अपनी समझ से करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे और डिपेंड करेगा कि आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे। अब हम बात करते हैं टेंसेस की कंप्लीट बात। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जिन वाक्यों में काम वर्तमान समय में होता है। मैंने कोई वाक्य बोला तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि वो किस समय में काम हो रहा है। आप मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं ये वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था, अब था लग गया तो आप लोगों को इंडिकेट हो गया कि ये बात कर रहे हैं पास्ट की। तो इन वाक्यों से हमें फाइंड आउट करना होता है, इन वाक्यों में हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि वो कौन से टेंस हैं, कौन से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट उन पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी कि जिन वाक्यों में काम वर्तमान समय में होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड किया जाता है। पास्ट टेंस, अब जिन वाक्यों में काम पिछले समय में ही हो चुका है, जिन वाक्यों में काम पिछले, जैसा मैंने कहा कि मैं कल पढ़ा रहा था, मैंने कल पढ़ाया था, मैं कल वहाँ गया था, मैं बाजार गया था, मैं मार्केट गया था, जो भी चीज़ें हैं, व्हाट एवर सेंटेंस है इज।
तो जिन वाक्यों में काम पिछले समय में ही हो चुका उन्हें किस में इंक्लूड किया जाता है, पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, जिन वाक्यों में काम आने वाले समय में होगा, यानी कि मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं परसों वहाँ ये करूंगा, मैं ये खाऊंगा पीऊंगा नाचूंगा गाऊंगा, ये सारी चीजें जो होंगी वो किस में इंक्लूड होंगी, वो फ्यूचर टेंस में इंक्लूड होंगी। आई होप ये चीजें भी आप लोगों के लिए क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन टेंसेस के कौन कौन से 4 सब पार्ट्स होते हैं, ये तो आप लोगों को सारे पता ही होंगे। आई होप सब लोग इससे अवेयर होंगे, बट एक बार हम फिर से नज़र डालेंगे तो ये हम सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स इसी में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सीधा हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देना, सीधा फ्यूचर, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन का वो नहीं है, ये ट्रिक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसी में फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये तीनों एक साथ हो गया कवर। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ईजी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के रूल्स बेसिकली डिफरेंट हैं, वैसे रूल्स का कोई इनका अपना एक सिमिलैरिटी नहीं मिलती है, लेकिन मैं इसको याद करने के तरीके से इस वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट आगे हटाना है, पास्ट हटा लगा देना है, पास्ट के फ्यूचर लगा देना है, बाकी सारे सेम है। तो इन्हें याद करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस से क्या होते हैं। एक सेंटेंस है मान लीजिए, तो सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। कि किसी भी सेंटेंसेस के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, चौथा भी होता है। तो चौथा में आ जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों का एक ही अर्थ होता है, सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग किया गया हो, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, सीधे सीधे उसमें बातचीत की गई हो, उसमें क्या कहा गया हो, कोई काम करने के लिए तुम ये काम कर लो, तुम खाना खा लो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। तो उन सभी प्रकार के सेंटेंसेस में जिनमें नहीं और क्या प्रश्नों का संकेत नहीं झलकता हो, इंडिकेशन नहीं मिलती हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, यानी नकारात्मक होते हैं, जैसे मैं काम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, मैं खेलने नहीं जाता हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। जहाँ भी नहीं शब्द का उपयोग होगा वो क्या होंगे, वो नेगेटिव सेंटेंसेज होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज से सीधा सा मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन भी वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं, कोई हमसे प्रश्न पूछता है, किसी से कोई प्रश्न पूछता है, तो उनमें उन सेंटेंसेज को किस में इंक्लूड किया जाएगा, दैट विल बी इंक्लूड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। अब इंटेरोगेटिव के बाद में आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिनमें प्रश्न के साथ साथ नहीं का भी यूज किया जाता है, नकारात्मक शब्दों का भी संकेत मिलता है, उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आइए आगे देखते हैं, सेंटेंसेस बनाने के लिए जो एसेंशियल्स रूल होते हैं, जो बहुत जरूरी मैंडेटरी कंपलसरी रूल होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें, और जो इंग्लिश के सेंटेंसेज होते हैं उनमें अनुवाद और करने के लिए ट्रांसलेशन का बेसिक रूल क्या होता है उसको हम देखेंगे। बेसिक रूल हर भाषा के होते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, चाहे संस्कृत से हिंदी कीजिए, हिंदी से संस्कृत, हिंदी टू इंग्लिश कीजिए, इंग्लिश टू हिंदी कीजिए, हिंदी टू रशियन कीजिए, हिंदी टू जर्मनी कीजिए, इंग्लिश टू जापानीज कीजिए। जो भी सेंटेंस, जो भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन करेंगे उनका एक बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल क्या है, हमारा जो हिंदी का सेंटेंस होता है, आप लोगों में से जिस भी व्यक्ति ने हिंदी के सेंटेंस पढ़े होंगे, हिंदी का ग्रामर पढ़ा होगा जिस भी व्यक्ति ने, उसको ये बात पता चल गई होगी कि यहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया का क्या मतलब है। अब यहाँ पर राजन क्या है, करता है, क्यों, क्योंकि वो काम करता है। क्या काम करता है, पार्क जाने का काम करता है। अब जाता है, वो क्या है, उसका जाता, उसका हो गया क्रिया, और ये जो रोज शाम को, ये उसका काम है, कर्म है। तो ये चीजें, और ये जो राजन है ये खुद करता हो गया। तो राजन कर्म करता है, क्या कर्म करता है, पार्क जाता है, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। राजन रोज शाम को पार्क जाता है, राजन क्या हो गया, कर्ता हो गया, और जो रोज शाम को पार्क, इसका क्या हो गया, कर्म हो गया, और जाता है क्रिया हो गया। राजन गोज टू पार्क एवरी इवनिंग, राजन गोज टू वर्क, राजन गोज टू पार्क एवरी इवनिंग। तो
तो ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में अलग होता है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज होता है। राजन ही रहेगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, लेकिन जो गोज टू पार्क है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे जो जाना है उसे क्रिया लास्ट में लिखा गया है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्रिया को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया जाता है। हिंदी के सेंटेंस में क्रिया को सबसे अंत में लगाया जाता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब को यानी क्रिया को कर्ता के तुरंत बाद लगाया जाता है। ये लगा दिया गया गोज, गोज टू पार्क, एवरी इवनिंग इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। अगर कोई डाउट है, if you have any doubts then you can comment in the comment box and I will surely reply of the question। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो सहायक क्रिया होती है, जिनके उससे पता चलता है कि हमें सेंटेंसेस किस कैटेगरी का है। आइए देखते हैं इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। सब्जेक्ट, वाक्य में जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसा कि आपने देखा राजन क्या था, राजन करता था, क्या काम करता था वो, पार्क जाने का। तो जो भी सेंटेंस में काम करने वाला होगा उसे क्या कहेंगे, कर्ता यानी सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब क्या होगा, वर्ब क्रिया वाक्य का एक मुख्य भाग होती है। वर्ब इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है वर्ब उसका मुख्य भाग होता है। क्रिया का मतलब काम का होना है, जैसे तैरना, रोना, खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, सोना, चिल्लाना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, क्रिया है, वर्ब हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म का मतलब खुद काम से, जहाँ भी वाक्य में आपको कुछ प्रश्न करने पर जो भी उत्तर मिले वो कर्म होता है। जैसे मैंने बोला राजन रोज शाम को पार्क जाता है, अब मैं पूछता हूँ राजन रोज शाम को कहाँ जाता है, पार्क जाता है, तो पार्क क्या हो गया, कर्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हेल्पिंग वर्ब जिनकी सहायता से ये पता चलता है कि वाक्य किस कैटेगरी का है, यानी हमें ये पता चल जाए कि किस सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, किस काल का है, किस समय का है वो उसको, ताकि हम उसका एक प्रॉपर ट्रांसलेशन कर सकें, प्रॉपर अनुवाद कर सकें। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब के रूप होते हैं, क्रिया के रूप होते हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी टेंस में अलग अलग क्रिया के रूपों का उपयोग किया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और एक आईएनजी फॉर्म होता है। आईएनजी यानी हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, जैसे गो है तो गोइंग हो गया, स्विम है तो स्विमिंग हो गया, सिंग है तो सिंगिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे हैं आपके फर्स्ट फॉर्म के। ये जो यहाँ पे लिखे ये फर्स्ट फॉर्म के, यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये आपका सेकंड फॉर्म है, और ये जो आपका लिखा गया है ये थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर अराइज है, और ये अराइज सब हम यहाँ पे लेते हैं, ई हटाकर यहाँ पर आईएनजी जोड़ देंगे तो अराइजिंग हो जाएगा। और ये अराइव ऐसे ही करके, मतलब जो लास्ट का ई है उसे हटाकर बिकम है तो बिकमिंग हो जाएगा, कैच है तो कैचिंग होगा, बाय है तो बाइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, यू पीपल मस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड। चलिए अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। हमारा मेन टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि टेंस के बारे में होने वाला, और कंप्लीट टेंस के बारे में होने वाला, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका कंप्लीट वीडियो है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन क्या है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन है कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं, यानी हिंदी के जो शब्द होते हैं उनके अंत में जो शब्द मिलते हैं उनको ये डिफाइन करता है। यानी कि जो अगर आपका जो हिंदी का शब्द है, एक वाक्य है, वाक्य के अंत में जो शब्द मिलते हैं उनको ये डिफाइन करता है। अगर आपके वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, ते, ये सारे वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं हिंदी के वाक्यों में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स लगाए जाएंगे। बेसिकली आप लोगों को सिर्फ हिंदी के सेंटेंसेज में यही फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड में, कौन से सेंटेंस में ता है, ती है, ये सारे वर्ड मिलते हैं। जैसे कि वह बाजार जाता है, हम नदी में नहाते हैं। तो ये जो जाता है यहाँ पर और नहाते हैं, ये दोनों वर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी टेंस का इंट्रोडक्शन ही उसको डिफाइन कर देता है कि उसके बारे में जो उसके रूल्स होंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब आगे देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या क्या है, उसके जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं।
रूल्स टू मेक ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के लिए जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सभी वाक्यों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। पहला हमें मिल गया, जो पहला रूल है वो ये है कि सभी वाक्यों के साथ जो वर्ब होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, लाइक इंट्रोगेटिव, फिर आपका निगेटिव या पॉजिटिव अफर्मेटिव जो भी होगा, उसके साथ वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं और उन तीनों में से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका वो फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। अब अफर्मेटिव का देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यानी सकारात्मक वाक्यों को बनाने का क्या नियम है। वाक्य में जो आपके ही, सी, इट या फिर नेम ऑफ प्लेस या नेम ऑफ पर्सन अगर आता है तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में यस या ईएस का यूज किया जाएगा। अब इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उसमें कोई ही, सी, इट या किसी जगह का नाम या फिर किसी पर्सन का नाम आता है, तो उससे हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लुरल है। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ साथ जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनमें कर्ता होगा ही, सी, इट या फिर किसी जगह का नाम या फिर कोई व्यक्ति का नाम, और अगर सेंटेंस सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो उसके साथ वर्ब का जो यस, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी वाक्य होंगे उनका अगर ही, सी, इट से अगर उनकी स्टार्टिंग होती है या फिर किसी जगह का नाम है या फिर वो किसी पर्सन का नाम है या फिर वो सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन भी है। अब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या है इसकी हम अभी बात कर चुके हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वाक्य में ही, सी, इट, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन और सभी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में वर्ब में यस या ईएस का यूज किया जाएगा। अब ये क्या कहानी है, जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर क्या है दोस्तों, जहां पर भी आपको एक वचन करता दिखाई दे या फिर आपको थर्ड पर्सन में यानी तीसरा जो तीसरा जो थर्ड, या फिर जो हिंदी के, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में उसे बोला जाता है तृतीय पुरुष, यानी कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है। थर्ड पर्सन, पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो प्रथम पुरुष होता है यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है बात करने वाला, और जो सेकंड पुरुष होता है वो होता है यानी द्वितीय पुरुष। सेकंड पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला और जो सेकंड पुरुष होता है बात को सुनने वाला, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इन तीनों का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो थर्ड पर्सन होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या ईएस का यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर जहां भी आपको एक वचन करता दिखे, एक वचन का वाक्य दिखे, वहां पर आप लोगों को वर्ब में यस या ईएस लगा देना है। तो यस या यस लगाने का भी एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम एक अच्छे से बात करेंगे अगले स्लाइड में। अब जैसा कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया उसका एक एग्जांपल्स देख लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको जो पहला एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, राम पढ़ने जाता है, राम गोज टू स्टडी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, राम क्या है, एक नेम ऑफ पर्सन है यानी, और एक सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक तो राम पढ़ने जाता है तो ये कोई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन से बता रहा है कि राम पढ़ने जाता है, तो ये थर्ड पर्सन भी हो गया, यानी ये सब्जेक्ट भी हो गया, थर्ड पर्सन भी हो गया, और ये क्या हो गया, ये सिंगुलर नंबर हो गया क्योंकि राम सिर्फ पढ़ने जाता है, उसके साथ में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, दैट्स वाई राम गोज टू स्टडी। तो यहाँ पर जो जी वो है गो, गो बेंट गॉन। अब गो हो गया इसका फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, बेंट हो गया वो सेकंड फॉर्म हो गया, और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, और जो गो है वो गो हो गया आपका सेकंड फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और ईएस उसमें लगा दिया गया। क्यों, क्योंकि क्योंकि थर्ड सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, यस या ईएस लगेगा। टू स्टडी, टू स्टडी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, राम गोज टू स्टडी। कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। वह एक मालिक की तरह काम करता है, ही वर्क्स एज अ बॉस, ही वर्क्स एज अ बॉस। तो यहाँ पर ही कौन है, हमने पहले ही बता दिया कि ही, सी, इट, इट वहां पर लगाया जाता है जहां पर सब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। सब्जेक्ट्स नहीं होता है वर्ड में, लेकिन उसे सब्जेक्ट्स के जगह पर वर्ड इट को यूज किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि ही कौन है, एक सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है।
वर्क्स एज अ बॉस। तो वर्क का क्या है, वर्क एक वर्ब है और वर्ब का इसमें यस लगा दिया गया, हमने फर्स्ट फॉर्म में यस लगा दिया है। एज अ बॉस, एज का मतलब होता है के रूप में और बॉस का मतलब होता है मालिक। उसे नेपाल जाना अच्छा लगता है। सी, यहाँ पर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। यहाँ पर सी लाइक्स टू गो टू नेपाल। अब यहाँ पर सी कौन है, यहाँ पर सी एक थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर नंबर है। ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यस, ये यस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और क्या लिखा है, सी लाइक्स टू गो टू नेपाल, यानी नेपाल जाना उसे अच्छा लगता है। यह अच्छे से काम करता है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस नहीं, सब्जेक्ट नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इसमें किसी मटेरियलिस्टिक चीज के बारे में बात की गई है कि कोई वस्तु है जो बहुत अच्छे से काम करती है। मान लीजिए कोई रोबोटिक्स है या फिर कोई फोन ही है, तो वो किसी पर्सन ने किसी से कहा कि दिस वर्क इट वर्क्स वेल, मतलब ये अच्छे से काम करता है। इट यहाँ पर यूज कर लिया गया और लगा दिया गया वर्क्स ए बेल, इट वर्क्स बेल। इतना आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया गया वो समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, एंड आई होप कि यू मस्ट पीपल हैव नोटिंग इट डाउन। बहुत अच्छे से इसे नोट्स भी करते हैं ताकि आप लोगों का काफ़ी हेल्प हो इसमें। बाकी के जो भी प्लूरल सेंटेंसेज होते हैं, जो सिंगुलर नंबर के सेंटेंसेज होते हैं, या फिर उनसे जो बाकी के जो सेंटेंसेज होते हैं, जैसे प्लूरल सेंटेंसेज होते हैं, लाइक बहुवचन टाइप के जो होते हैं, उन्हें कैसे बनाना है उसके लिए हम देख लेते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल सेंटेंसेज होते हैं उनको बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। उनमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है और यस या ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें एक चीज का कंडीशनल तौर पे ध्यान देना है। ये शर्त है कि यस या यस का यूज नहीं किया जाएगा। किसके साथ, प्लूरल सेंटेंसेस के साथ, बिल्कुल ध्यान देना है। यस या यस का यूज नहीं किया जाएगा। जहां भी आई भी यू दे आएगा या फिर ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां पर प्लेस का नेम होगा या नेम ऑफ पर्सन होगा, लेकिन वहां पर बहुवचन लगेगा आपको। जैसा मान लीजिए बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या है, काफी सारे बच्चे खेलते हैं, तो वहां पर क्या आ गया, प्लूरल हो गया। और अगर बच्चा खेलता है तो वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इस चीज को आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। अब अगला आ गया, आई लाइक टू गो टू माई विलेज। इसका जो है वो उदाहरण दिया गया है कि आई लाइक गो टू माई विलेज। तो यहाँ पर आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और आई भी यू दे जो प्लूरल में गिने जाते हैं। तो इनके साथ में हमने क्या लिखा, लाइक। लाइक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसमें यस या यस नहीं लगाया है, टू गो टू माई विलेज। अब हमारा दूसरा है बी बाथ इन द रिवर, दे डू देयर वर्क। तो इसमें बेसिकली जितने भी आपके सेंटेंस होंगे जो प्लूरल होंगे उनके साथ आपको बिल्कुल भी यस या यस नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान करके आपको चलना है। अब हमने बात कर लिया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, तो अब हम बात कर लेते हैं जितने भी हमारे नेगेटिव के सेंटेंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। जब हमने प्रिपेयर कर लिया है अफर्मेटिव, आप लोगों ने बिल्कुल उसे कंप्लीट सेशन देख लिया होगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, यानी जो नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का यूज किया जाता है, उनको कैसे बनाएंगे। नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए आपको ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के सभी वाक्य जो होंगे, यानी कि जो आपका ही, सी, इट है तथा सिंगुलर नंबर के जितने भी वाक्य होंगे उनके साथ डज नॉट का यूज किया जाएगा। यहाँ पे जो डज नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो डज नॉट लिखा हुआ है उसका यूज किया जाएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझा दूंगा, आपको आगे तक देखना है ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके। और जो आई भी यू दे हैं, यानी जो और प्लूरल सेंटेंसेज हैं, उनके साथ आपको डू नॉट का यूज किया जाएगा। यानी ही, सी, इट तथा उन सभी सेंटेंसेस के साथ जो एक वचन वाले होंगे उनके साथ डज नॉट का यूज किया जाएगा नकारात्मक सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और जितने भी आपके सेंटेंसेज होंगे प्लूरल होंगे, आई बी यू दे वाले होंगे, उनके साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, नकारात्मक वाक्यों का एक उदाहरण देख लेते हैं, 2-4 उदाहरण देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें आप लोगों को क्या बेसिकली ध्यान रखना है, डू नॉट और डज नॉट, और सकारात्मक जो डू नॉट और डज नॉट का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। अब यहाँ पर ही डज नॉट गो टू आगरा, ये जो सेंटेंस है ये आप लोगों के सामने दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को पहले बता देगा ही, सी, इट तथा सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी। नॉट गो टू आगरा, डज नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं जाता है। सी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। तो सी क्या है, एक सिंगुलर नंबर है,
थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की, एक थर्ड पर्सन के बारे में बात की। और हमने जो यहाँ पर यूज किया हेल्पिंग वर्ब का, वो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज किया, डज नॉट कुक फूड। अब हमारा अगला आता है इट का, इट डज नॉट मैटर, मतलब ये मायने नहीं रखता है। अब ये मायने नहीं रखता है, एक तरह का शब्द, एक वाक्य है जो काफ़ी जगह यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी शो की गई है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह पर हमने क्या यूज किया, इट का यूज किया। और जब इट का हमने यूज किया तो हमें एक प्रॉपर सेंटेंस फाउंड, तो हमें एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर करने में काफ़ी हेल्प मिली। अब इट डजेंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, राहुल डज नॉट वर्क दीज डेज, राहुल इन दिनों काम नहीं करता है, राहुल डज नॉट वर्क दीज डेज, राहुल इन दिनों काम नहीं करता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दिखाते हैं कि जो बहुवचन के वाक्य होते हैं उनको कैसे बना सकते हैं। बी डू नॉट बाथ इन द रिवर, हम नदी में नहीं नहाते हैं, बी डू नॉट बाथ इन द रिवर। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सा है, ध्यान रखना है। बी क्या है, आई वी यू दे क्या है, ये बहुवचन में काउंट किए जाते हैं। अब ये बहुवचन में काउंट किए जाते हैं तो आई बी यू दे तथा बहुवचन के सभी वाक्यों के साथ डू नॉट, बिल्कुल सिंपल है। तो बी डू नॉट बाथ इन द रिवर, दे डू नॉट डू गुड वर्क, वह अच्छा काम नहीं करते हैं। यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, आप मेरी समस्या नहीं समझते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज, बच्चे शोर नहीं करते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज, बच्चे शोर नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो अभी आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो आपको बिल्कुल वीडियो बिल्कुल अटेंशन मोड में देखनी है, वीडियो बिल्कुल आप लोगों को अटेंशन मोड में देखनी है, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएं, कोई दिक्कत ना रहे, कोई डाउट्स ना बचे आपके। अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है कमेंट में आप डाल सकते हो, सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। अब प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले वाक्य के बनावट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले वाक्य को देखिए, सब जो सेंटेंस आपको बोला गया, दिखाया गया, सुनाया गया, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उस सेंटेंस कहता क्या है। अगर उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाता है तो उसके लिए डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, यानी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू या डज, उनको सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। लाइक सब्जेक्ट्स क्या है हमारा, ही है, यानी कि क्या वह काम करता है, तो वहां पर क्या आएगा, वह के लिए ही आएगा। तो वो ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो हमें इन चीजों को ध्यान देना है। ही के साथ या ही सी इट के साथ या जितने सारे सिंगुलर नंबर के जो सेंटेंसेज होंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। तो डज को हम क्या करेंगे, पहले लगा देंगे, और जो डू होगा उसको हम लगाएंगे आई बी यू दे, तथा उन सभी सेंटेंसेस के साथ जो बहुवचन में काउंट किए जाते हैं। अब आगे बात समझ में, क्या वह बाजार जाती है, ये चीज आपको समझना है। क्या वह बाजार जाती है, डज सी गो टू मार्केट, डज सी गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाती है। तो यहाँ पर डज हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर सी करता है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, और सी क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हम जितने भी सिंगुलर नंबर वाले होंगे उनके साथ डज, और जितने भी हमारे प्लुरल नंबर वाले होंगे उनके साथ डू का यूज किया जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। और जब क्या हो सेंटेंस में सबसे पहले, तो उसके लिए सबसे पहले डज या डू का उपयोग किया जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स मतलब जो प्रश्न शुरू होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, किसको, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये जब सेंटेंसेस के बीच में आ जाते हैं तो इनको कैसे हम बनाएंगे, इनका कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, इनको टेंसेज में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो अभी देखिए, लेकिन अगर सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे। WH फैमिली मतलब अगर क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे। अब कैसे की इंग्लिश, हाउ, व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाट, वाई मतलब कितना, क्यों की इंग्लिश वाई, हाउ मच कितना, ठीक है। तो ये सारी जो वाई, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, ये जो होती है इनको हम क्या करेंगे,
जो हाउ मच, जो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम WH फैमिली में काउंट करते हैं और इनको यहाँ पर पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा डू या डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अब हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल्स। तुम अपना काम कब खत्म करते हो, इसमें कब आया है, जो कब आया है ये बीच में आया है, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क, व्हेन क्यों लगाया गया, क्योंकि कब की इंग्लिश बताया गया है कि यहाँ पर WH फैमिली का जो वर्ड होगा वो पहले लिखा जाएगा। उसके बाद में लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो तुम के साथ यानी यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट्स आ जाएगा यू, और उसके बाद में आ जाएगा वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया। तुम अपना काम कब खत्म करते हो, व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क। दूसरा हमारा है लोग आगरा क्यों जाते हैं, व्हाई डू पीपल्स गो टू आगरा, व्हाई डू पीपल्स गो टू आगरा। यहाँ पर लोग, तो कितने सारे लोगों के बारे में बात की गई, इन्फिनाइट है, अनिश्चित है, इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर कितने सारे लोग भी जा सकते हैं, यानी ये आपका आ गया है, ये सेंटेंस आपका प्लुरल में आ गया है, जिस वजह से यहाँ पर लगाया गया है व्हाई डू। अब क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, व्हाई होगी। डू क्यों लगाया गया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। पीपल्स हैं तो पीपल्स का मतलब लोग, ये क्या है, ये लोग हैं सब्जेक्ट्स, और गो क्या है आपका वर्ब है, और टू आगरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आगे का सेंटेंस देखते हैं। आगे के सेंटेंस में हमने आपके लिए कुछ और इंक्लूड किया है, जैसे क्या तुम दिल्ली जाते हो, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, लाइक क्या तुम दिल्ली जाते हो, डू यू गो टू दिल्ली। क्या वो तुम्हें याद करती है, डज शी रिमेंबर यू। क्या मैं चेस खेलता हूँ, डू आई प्ले चेस। तुम पढ़ाई कब करते हो, व्हेन डू यू स्टडी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किसका वर्ड है, ये WH फैमिली का वर्ड है, और ये किसका सेंटेंस है, माफ कीजिएगा, ये WH फैमिली का सेंटेंस है। और ये किसके हैं, और ये किसके हैं, अरे क्या हो रहा है, और ये किसके हैं दोस्तों, ये आपके वो, और ये किसके हैं दोस्तों, ये आपके वो सेंटेंसेज हैं जो जिनकी स्टार्टिंग क्या वर्ड से हो रही है, क्वेश्चन क्या से पूछा जा रहा है। तो आपको ये ऐसे बनाने हैं और ये वाले ऐसे बनाए गए हैं जैसा बताया गया है। अब आगे की देखते हैं। आगे हमारा है तुम हमेशा उससे झगड़ा क्यों करते हो। यहाँ पर हमने WH फैमिली के सेंटेंसेज उठा लिए। तो व्हाई डू यू क्वेरल विथ हिम ऑलवेज। यहाँ पर दोस्तों क्वेरल में ये होना चाहिए था यू के बाद में, तो इससे आप लोग सुधार लेना, थोड़ा सा गलत हो गया है। और फिर अगला सेंटेंस है तुम्हारा बच्चा पबजी क्यों खेलता है, व्हाई डज योर चाइल्ड प्ले पबजी। ये सेंटेंस आपको फॉर्मेशन ऐसे करनी है। व्हाई क्यों लगाया हमने, क्यों के लिए। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। योर चाइल्ड मतलब तुम्हारा बच्चा। प्ले पबजी, ये प्ले क्या है, खेलना यानी वर्ब है, और पबजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। अब ये जो है ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। वह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ये भी एक प्रकार का वाक्य होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन होता है कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक ही में होते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। इसको कैसे बनाना है, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। वाई क्यों लगाया गया है, क्यों के लिए। डू क्यों लगाया गया है, तो यहाँ पर लगाया गया है डू इसलिए क्योंकि ये क्या है आपका, वह क्या है आपका, ये है प्लुरल सेंटेंसेज, तो प्लुरल सेंटेंसेज के लिए डू लगाया गया है। दे क्यों लगाया गया है, वह के लिए क्योंकि सब्जेक्ट्स है, और सब्जेक्ट्स के बाद में नॉट लगाया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें, पहले आपके लिए लगाया जाएगा WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट्स, और उसके बाद में क्या लगाया जाएगा, नॉट लगाया जाएगा, फिर लगाया जाएगा वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, हम पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, वाई बी। तो दोस्तों जो हमारा ये है अगला वाला सेंटेंस, वो हम पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, वाई डू नॉट बी स्टडी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेना आप लोग, वाई कर लेना, यहाँ पर वाई के बाद में नॉट, यहाँ पर वाई के बाद में डू, वाई डू बी नॉट स्टडी, यहाँ पर कर देना बी नॉट स्टडी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आगे देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या है आगे। दोस्तों ये एंडिंग था सेशन का, सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा ये सेशन। और इस सेशन में जितना कुछ भी आप लोगों को समझ में आया होगा वो आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा, मैं ऐसा सोच के चलता हूँ। और आप लोगों को जो इसका PDF है वो PDF आप लोगों को वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मिल जाएगा आप लोगों को PDF।
तो आप लोगों को वीडियो को जम के शेयर करना है, उन सभी दोस्तों को शेयर करना है जिनको आपको लगता है कि इंग्लिश में वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।